नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा सरकार की शिक्षा वन संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर जुड़ चुके हैं। आज उनसे कोरोना महामारी पर सरकार की क्या तैयारी है, इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी आशीष अग्रवाल। आशीष, ओवर टू यू। शुक्रिया मोनिका। कंवरपाल गुर्जर जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के इस मंच पर। मेरा पहला और सीधा सवाल यही है कि कोरोना का जो दूसरी लहर है कोरोना की, उसका पीक आने का अनुमान सभी ने बता दिया है। सरकार भी इस बात को मान रही है। इसको लेकर कितनी तैयारियां हैं और पुख्ता क्या कुछ एक्शन प्लान बनाया गया है इससे निपटने के लिए? सरकार की तरफ से पूरी पूरी तैयारी है और अभी तक जो परिणाम है आपके सामने वो पूरी तरह से संतोषजनक है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो दिल्ली से हमारे यहाँ पेशेंट आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से कंट्रोल है। ये तो मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं ऑक्सीजन की कभी कभी कमी होती है, बेड की कमी होती है, लेकिन वो सारा का सारा घंटा और 1-1.5 घंटे के बीच में हम उसको सारे को कवर कर लेते हैं। कहीं भी इस प्रकार की कोई घबराहट या कुछ भी कहीं कुछ इस प्रकार का नहीं है। और काफी अच्छे बेड जो हमारे यहाँ लगभग 126 बेड हमारे पास की व्यवस्था हमारे पास है। ठीक तरीके से सारे कंट्रोल किया। गुजर साहब, जब आप खुद मानते हैं कि जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं कमी रही है, इसके पीछे क्या कारण है कि हरियाणा में भी स्थिति इतनी विकराल क्यों हुई? जब सरकार प्रयास कर रही थी, तमाम अधिकारी आप लोगों ने लगाए हुए थे, मुख्यमंत्री खुद फील्ड में उतर चुके थे, उसके बावजूद इतनी स्थिति जो है वो क्यों खराब हो गई? इसके पीछे आपका क्या व्यक्तिगत मानना है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है और सारा कुछ ठीक था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो पेशेंट हैं वो दिल्ली से है। बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पेशेंट जो हैं। और आप ये अनुमान लगाओ कि जहां आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, मैं यमुनानगर से हूँ और यमुनानगर दिल्ली से 225 किलोमीटर है, लेकिन मेरे यहाँ भी 50% पेशेंट दिल्ली के हैं। और अगर आप हिसार भी पता करो, वहां भी पेशेंट इतनी बड़ी, आप मतलब करनाल को, पानीपत को, सोनीपत को, गुड़गांव की बात छोड़ो, यहाँ तक इतने पेशेंट है, तो निश्चित तौर से उससे प्रभावित तो होंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कुल मिला के जिस प्रकार से कंट्रोल किया और हमारी सारी टीम जिस प्रकार से लगी हुई है, चाहे हमारे डॉक्टर हैं, नर्सें हैं और उसके बाद जो अधिकारी हैं उनको भी, और माननीय मुख्यमंत्री ने हर मंत्री की भी जिम्मे लगाया, जैसे मेरे जिम्मे भी यमुनानगर और करनाल लगाया, तो ऐसे हर मंत्री को भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उसको ठीक तरीके से सारा कुछ मैं आपकी बात को मानता हूं कि यमुनानगर में हो सकता है स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पर आप बैठकर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जीटी रोड बेल्ट के अगर शहरों की बात करें हम, चाहे हम कुरुक्षेत्र की बात कर लें, करनाल की आप बात कर रहे हो, करनाल में भी व्यवस्थाएं जो हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं थी कि कितनी दिक्कत थी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, एक एक दिन का 30,000 से लेके 50,000 रुपए तक चार्ज कर रहे थे। अब जो दूसरी लहर का पीक आने की बात कही जा रही है, उसमें इस तरह की दिक्कतें नहीं खड़ी होंगी, ये क्या सुनिश्चित कर लिया है सरकार ने? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रेट की बात आपने कही, तो सरकार ने एक निर्देश दिया कि सभी हॉस्पिटल रेट लिस्ट बाहर लगाए और उनको सख्त निर्देश भी इस प्रकार के दिए गए हैं कि अगर किसी की भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट मिलती है कि ज्यादा पैसे किसी से पेशेंट से वसूल किए गए, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थोड़ा सा कुछ इस प्रकार की समस्या रही, जैसे जो इंजेक्शन है, तो उन इंजेक्शन की मान लीजिए जरूरत भी नहीं है। कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल में या कोई डॉक्टर लिखते रहते हैं, वो असल में वो सोचते हैं कि भाई अब पेशेंट की ऐसी स्थिति है तो उस टाइम अपना बचाव करने के लिए लिखते हैं। और जबकि यही जो डॉक्टर है, इनका कहना है कि 7 दिन के बाद इस इंजेक्शन का कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आप रेमडेसिविर या टॉक्सिली जैसे इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, उसके लिए कोटा भी आपकी सरकार ने तय किया, लेकिन बावजूद इसके जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो तो अपनी मनमानी पे लग रहे हैं और कालाबाजारी भी शायद इसी कारण हो रही है। नहीं, देखिए अब इस टाइम कुछ नहीं है। अब सारा का सारा जो इंजेक्शन की व्यवस्था है वो हमने सीएमओ के अंडर दे दी
और 3 लोगों की कमेटी गठित कर दी कि वो देख के तभी इंजेक्शन देंगे, ऐसे नहीं वो ब्लैक मार्केटिंग कर सके या कुछ इस प्रकार का कर सके। इस प्रकार का ऐसा ऐसा जैसी जैसी प्रॉब्लम है वैसा वैसा सुधार भी हम कर रहे हैं। गुर्जर साहब, तीसरी लहर के आने का भी अनुमान जताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ मनोहर सरकार का कोई बड़ा एक्शन प्लान है? इसको लेकर आपने भी कोई मुख्यमंत्री जी से बात की हो कि किस तरह से इससे निपटने के लिए अभी से कोई बड़ा एक्शन प्लान बनाए, क्योंकि आगे जिस तरह से तीसरी लहर के और घातक होने का अनुमान और अंदेशा जताया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी हेल्थ मिनिस्टर जी का बयान आया था, उन्होंने कहा भी था कि हम 60 जो है ऑक्सीजन के प्लांट लगाने लगे। तो ऑक्सीजन की एक समस्या इस टाइम भी है और थोड़ा हालांकि ठीक मैनेज कर रखा हमने, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में अगर इस प्रकार की स्थिति हो तो हमने 60 के लिए 60 प्लांट और लगाने की बात जो है माने हेल्थ मिनिस्टर जी ने कही है, माने मुख्यमंत्री जी ने भी कही है। तो हम सारी उस व्यवस्थाओं में लग रहे हैं। जहां तक हॉस्पिटल में बेड की संख्या है वो पिछले टाइम के मुकाबले में कई गुना ज्यादा इस सरकार में बढ़ी थी, उसका बड़ा लाभ सरकार को मिला भी है। लेकिन इसके साथ साथ जहां प्राइवेट हॉस्पिटल है या अन्य स्थान है जहां भी हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं तो वो सारी हायर हमने कर रखी है। मुझे साथ जो लॉकडाउन है उसको लेकर भी बड़ा बवाल कई राज्यों के साथ देखने को मिल रहा है। साथ लगते अगर हम पंजाब की बात कर ले, पंजाब के मुख्यमंत्री अभी भी लॉकडाउन लगाने के हित में नहीं है, लेकिन हरियाणा ने लॉकडाउन लगा दिया। आपको लगता है कि जो एक हफ्ते का लॉकडाउन था उसके लगने से हरियाणा को कोई फायदा हुआ है, और अब लॉकडाउन की जो समय अवधि है वो खत्म होने जा रही है हरियाणा में, तो क्या व्यक्तिगत रूप से आप मानते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाना अभी और उचित रहेगा हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल 100% लॉकडाउन का लाभ हुआ है और आज की डेट में तो समाज भी इसकी डिमांड कर रहा था कि लॉकडाउन लगना चाहिए। तो क्योंकि इसकी चेन तोड़ने के लिए, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूर था। और मुझे उम्मीद है कि आजकल में ये केस घटने भी शुरू हो जाएंगे ऐसा ऐसा। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं समझता हूं कि अभी लॉकडाउन थोड़े और टाइम के लिए लगाना चाहिए। ठीक है गुज्जर साहब, जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके बेडों की समस्या की अभी भी शिकायतें आ रही हैं पूरे प्रदेश से। दवाइयों को लेकर आप खुद मान रहे हैं कि इंजेक्शंस को लेकर भी समस्याएं हैं। जो दूसरी दवाइयां हैं, चाहे वो स्टीरॉइड्स की बात हो या वो जितने भी प्रोटीन्स और विटामिन मेडिसिन की बात हो, उनकी भी कमी शुरू हो गई है मार्केट में। ये जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, ये कैसे इसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा और दवाइयों की समस्या ना हो, इसको लेकर भी क्या कुछ जो सरकार है वो कर रही? देखिए, अभी जो किट देने की घोषणा माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी ने की है, लगभग लगभग 5,000 रुपए के आसपास है और उसमें जो जरूरी दवाइयां हैं, सारी दवाइयां भी हैं, जिस प्रकार की जरूरत है वो सारा सामान उसमें है। तो वैसे जो देखने में आया कि जो कोरोना का पेशेंट है वो लगभग काफी बड़ी संख्या में घर पे ही ठीक हो जाता है, ऐसा कोई है नहीं। अब ये जो सारी खबरें मिलती हैं, जिस प्रकार की कुछ घटनाएं घट जाती हैं, तो उससे घबराहट हो जाती है कि जो उसको कोरोना है गया तो पता नहीं उसका क्या होगा। जबकि हालांकि 80% से ज्यादा रिकवरी रेट अब भी है, मतलब अब की बार काफी ज्यादा है, पिछली बार तो इससे भी ज्यादा थी रिकवरी रेट, अब भी 80% से ज्यादा जो है रिकवरी रेट है। और हमारे पास अब 8 तारीख तक 6 लाख पेशेंट जो थे ना कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 5 लाख हमारे ठीक भी हुए। तो इस प्रकार का एक कई बार ना जी जो काफी मशहूर लोग होते हैं उनके साथ इस प्रकार की कोई ट्रेजेडी होती है तो एक उससे 2, 3, 4 होने के बाद ना ये घबराहट हो जाती है एकदम कि भाई ये बहुत इस प्रकार की स्थिति आएगी, तो घबरा भी जाते हैं व्यक्ति। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो फ्रेज है उनको मानने की जरूरत है। जो दूरी रखने का है, जो मास्क लगाने की बात है, तो अगर हम उसको करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा सारा कुछ करता है। ठीक है मंत्री जी, आपकी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो हरियाणा में किसी से छिपी नहीं है। आम से लेकर खास तक जो है पूरी स्थिति से सफर कर रहे हैं। आपके पास भी रोजाना मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में लोगों के फोन आते होंगे कि बेड दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दीजिए।
रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, टॉक्सिली दिलवा दीजिए। बतौर कैबिनेट मंत्री क्या आज आप जनतंत्र टीवी के मंच पर ये आश्वासन दे सकते हैं हरियाणा की जनता को कि ये जो समस्या है अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी और लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या इलाज में नहीं आएगी? नहीं, मैं पूरा विश्वास लाता हूँ। वैसे अब भी काफी कंट्रोल में है, घबराहट की जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है उतना लगभग व्यवस्था है। मैं मानता हूँ कि कहीं थोड़ी बहुत ही दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और सीरियस पेशेंट भी है, अभी तुरंत आया, हो सकता है हमारे पास बेड अभी ना हो, लेकिन अभी तक जो मेरे व्यवहार में है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद लगभग बेड मिल जाता है। और ऑक्सीजन की भी यही स्थिति है। लगभग थोड़ी बहुत देर बाद अगर कहीं अचानक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि नहीं मिल रही तो थोड़ी बहुत देर के बाद लगभग व्यवस्था हो जाती है। अगर कहीं इस प्रकार की सिलेंडर की दिक्कत है तो लगभग कंट्रोल में है। लेकिन अभी हम इससे भी बड़ी व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं और इसका जो कोटा है हमारा, वो सेंटर से भी हमारा कोटा काफी ऑक्सीजन का बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में और इसमें सुधार होगा और इस लॉकडाउन की वजह से मुझे पूरी उम्मीद है 100% के पेशेंट भी घटेंगे। गुर्जर साहब, विपक्ष इसे मनोहर सरकार की बहुत बड़ी विफलता बता रहा है, मोदी सरकार की विफलता बता रहा है। हरियाणा में जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो लगातार आक्रामक हैं, ट्विटर पर लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आए दिन वो बयान दे रहे हैं कि सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, कोई एक्शन प्लान नहीं था, ग्राउंड पर स्थिति संभालने में सरकार विफल हुई है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, कैसे देखते हैं और आपका क्या कहना है विपक्ष के इन आरोपों पर? देखिए, अभी तक विपक्ष ने आरोप लगाने का ही काम किया। अब जो कभी राष्ट्रीय विपत्ति आती है तो राष्ट्रीय विपत्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल वो सरकार की है, सब लोग उसमें मिलके काम करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप व्यवहार देखो तो विपक्ष का व्यवहार सहयोग का नहीं रहा कभी भी। जब कोरोना की पहली वेव आई तो उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया तो आप देख रहे थे उस टाइम लॉकडाउन की आलोचना करी कि लॉकडाउन क्यों कर दिया। जब उत्साह बढ़ाने के लिए ताली बजाने की बात करी तो उसकी आलोचना करी। तब कहा कि सारी दुनिया तो वैक्सीन की खोज कर रही और ये थालियां बजवे रहे। जब वैक्सीन की खोज होगी तो इन्होंने वैक्सीन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि ये सही भी है, नहीं है, इसके टेस्ट भी है। जब सारी दुनिया वैक्सीन मांगने के लिए हमारे पास आएगी तो उसके बाद इन्होंने दूसरी बात फैलानी शुरू कर दी कि वैक्सीन के इस प्रकार के नुकसान है। ये नहीं कि कहीं कोऑपरेट करने की बात इन्होंने कहीं भी। जरूरत इस बात की थी कि जो असरदार लीडर है उन्हें जनता से अपील करनी चाहिए थी कि भाई जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जो मास्क की बात है, इस प्रकार की बातें रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बहुत से वर्ग ऐसे है कि जहां ये भी हैं, दूसरे संगठन भी ऐसे हैं। आजकल जो अपना किसान यूनियन है उसने कहा कि कोरोना तो कहीं है ही नहीं, केवल हमें डराने के लिए किया जा रहा। तो जिस चीज को सारी दुनिया मान रही उसको यहाँ ये गलतफहमी पैदा करने के लिए लोगों में कि इंजेक्शन ना लगवाओ, ये इंजेक्शन नुकसान करेगा, तो इस प्रकार का व्यवहार है। तो मैं समझता हूँ ये कोई जिम्मेदारी का व्यवहार नहीं है। और जब देश के ऊपर विपत्ति आती है तो सबकी जिम्मेदारी है कि सब इकट्ठे का। मैं सामाजिक संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने सहयोग किया, आज भी किया। आज भी समाज में इतने अच्छे लोग हैं जो खर्च भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे और इसमें लगे हुए हैं। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं जो हमारे राजनीतिक साथी हैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो सहयोग करें। समाज, हम जो लीडरशिप है, जो लीडर है, तो वो लीडर इन लोगों की वजह से है। इन लोगों ने हमें हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। तो आज अगर मुश्किल का दौर है तो हम इनको गाइड करें और सही दिशा दें। और अगर सरकार की कहीं कमी है तो मैं समझता हूं कि इसके बाद वो आलोचना करें, बाद में हाउस में भी आलोचना करें, बाहर भी आलोचना करें, लोगों को बताएं कि ये खामियां रही। लेकिन अभी जो वक्त है वो वक्त है लोगों के सहयोग करने का, वो इन्हें करना चाहिए। मान लिया मंत्री जी, आपकी बात को मान ली, लेकिन विपक्ष अभी एक और आरोप लगा रहा है कि हरियाणा सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अब जाकर फील्ड में उतरे हैं, मगर जितने हरियाणा के बीजेपी सांसद हैं वो तो अभी भी नदारद हैं। मुश्किल से इक्का या दुक्का सांसद को छोड़कर बाकी के सांसद तो नजर ही नहीं आ रहे आपके कहां पर हैं, वो अपने लोकसभा क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। विपक्ष लगातार इसके ऊपर सवाल उठा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, लोग लीडर तब नजर आएंगे
जब लोगों के बीच में घूमते रहेंगे। अभी लोगों के बीच में घूमने का विषय ठीक है, व्यवस्थाओं को ठीक करने का मामला है। अब मान लीजिए मैं बैठक लेता हूं, आपने देख लिया कि मैंने बैठक ली, लेकिन मैंने कुछ अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत की, कमी कहाँ है, ठीक क्या करना, तो उसके बारे में बातचीत। और हमारे सांसद भी, हमारे विधायक भी, सब लोग इस काम में लगे हुए हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता के बीच में जाएंगे, एक जनसभा करनी शुरू करते हैं, बिताना शुरू करते हैं, वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये भीड़ इकट्ठी करनी तो इसमें भी खतरनाक है। लेकिन हमारे लोग लगे हैं, सबके सब सांसद भी लगे हैं, हमारे सांसद रतनलाल कटारिया जी भी लग रहे हैं। और मैं करनाल गया था, वहां संजय भाटिया जी पूरे टाइम मेरे साथ। ठीक है गुर्जर साहब, एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है किसानों के मुद्दे से जुड़ा हुआ। पंजाब में कल से एक विवाद चल रहा है कि कहीं जो किसान आंदोलन है उनको सरकार ना रोक दे कोरोना के लिए। जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है और खुद स्थिति जो खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी अनुमान लगाया है कि फिलहाल किसानों को कुछ समय के लिए अपने आप जो है अपने आंदोलन के ऊपर समीक्षा करने की जरूरत है। हरियाणा में भी बड़ी संख्या में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, बॉर्डर के इलाके ऐसे हैं जहां पर किसान डटे हुए हैं। उनकी स्थिति को कैसे संभाला जाएगा? क्योंकि अगर वहां पर किसी तरह से कोरोना की कोई दस्तक होती है तो शायद वो सबसे बड़े स्प्रेडर के रूप में भी मुद्दा बन सकता है। उसके लिए क्या कुछ आप मानते हैं? मैंने पहले भी ये बात कही कि ये जो व्यवहार है बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। अगर एक आदमी इससे प्रभावित होता है तो वो एक आदमी प्रभावित नहीं होता, उसका परिवार प्रभावित होता है, उसका गांव प्रभावित होता है उससे। लेकिन ये लोग इस बात को समझ नहीं रहे। ये तो ये बात कह रहे हैं कि हम तो आंदोलन है, हम तो आंदोलन वापस ले लेंगे। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि बिल्कुल समझदारी का परिचय दे और वापस आए। और इसके बारे में क्या बता सके जो आंदोलन चला रहेंगे? आज तक कोई सिद्ध कर सकेगा बात? हाउस में ये नहीं बोल सके, पार्लियामेंट में ये नहीं बोल सके, जनता में ये नहीं बता सके किस बात के लिए बैठे। इनका बैठना कोई मायने नहीं रखता उस बात को। अब ये जिद कर रहे बिना बात की, ये सोचता है कि किसी तरीके सरकार बल प्रयोग करे और सरकार को बदनाम करे, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, कोई इनका इरादा नहीं है। ये केवल एक इरादा है कि सरकार को बदनाम करने का इरादा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जनता इस सारी बात को समझ रही। और अभी तक तो आप देख लोगे इन्होंने कह जिनके वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और वैक्सीन के ये नुकसान है, ये नुकसान है, हम गाँव में नहीं घुसने देंगे वैक्सीन वाले डॉक्टर को। और अब आपके सामने है कि सारा देश जिस प्रकार से वैक्सीन लगवा रहा, तो ये लोग मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल और केवल जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। चाहे कानून की बात है, चाहे कोरोना की बात है, चाहे वैक्सीन की बात है, और ये गड़बड़ करने की स्थिति है और कुछ नहीं है। ठीक है गुज्जर साहब, आपके पास शिक्षा विभाग है, बच्चों के भविष्य का जो जिम्मा है वो आपके कंधों पर है। दूसरा सत्र कोरोना के बीच शुरू हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना हो, क्योंकि फिजिकल पढ़ाई रुक चुकी है और ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ही सारा सिस्टम है। इसको लेकर आपने क्या कुछ रणनीति बनाई है? किस तरह से जो बच्चों की पढ़ाई है वो उसको नुकसान ना हो, उसको लेकर क्या कुछ आपने जो है अधिकारियों को आदेश दिए हैं? देखिए, अब हमारा जो मामला है वो सारे मंत्रालयों से अलग है, क्योंकि सीधा सीधा व्यक्ति के साथ जुड़ी बात है। और जब क्लासरूम होगा तो वहां बच्चे बड़ी संख्या में आएंगे, तो अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होया तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा स्कूल और बच्चे प्रभावित हुए हमारे। तो पिछली बार भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन देने का पूरा प्रयास किया और उसके रिजल्ट भी अच्छे रहे। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि लेकिन जो सीधा स्कूल में जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती है उसका मुकाबला कोई ऑनलाइन एजुकेशन तो नहीं कर सकती। लेकिन हम उसी प्रकार से जैसे पिछली बार किया, अभी हमारे यहाँ स्कूल में छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियां समाप्त होते ही हम ऑनलाइन एजुकेशन देने की पूरी व्यवस्था वैसे ही करेंगे, अगर कोरोना की स्थिति यही रहती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद जब तक हमारी छुट्टियां समाप्त होंगी शायद कोरोना भी उस टाइम तक कम हो जाएगा, तो उस प्रकार जैसे पहले क्लासें लगी थी हमारी शायद वैसे रहेगी। दूसरा, हमने जो 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए टैब देने की एक बात हमने रखी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 1-1.5 महीने में हम लगभग इसकी पूरी व्यवस्था कर देंगे। उसमें हम लगे हुए हैं और उसमें हम सरकारी स्कूल में सारे बच्चे 100 के 100% बच्चों को टैब देंगे, ताकि उनको एजुकेशन के मामले में
सुविधा। मंत्री जी, फीस का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कोरोना काल के अंदर। प्राइवेट स्कूल अपनी पूरी फीस वसूल रहे हैं। एनुअल चार्ज के साथ जो क्वार्टरली फीस है वो ली जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के खर्चे कम हो गए हैं, ऐसे में उनको फीस भी कम करनी चाहिए। तो हरियाणा में प्राइवेट स्कूल, जितने बड़े स्कूल हैं, उनकी फीस कम करने को लेकर भी कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी मेरे पास शिकायत आई थी काफी कि कुछ स्कूलों ने फीस को लगभग 1.5 गुणे से 2 गुना तक बढ़ा दिया। तो मैंने अभी विभाग में इसके बारे में बातचीत करी थी, तो उन्होंने बताया कि अभी इसके लिए हमारे पास कोई नियम नहीं है, जो फार्म भर के देते हैं उस पर ये लिख देते हैं जो भी, वही हमें स्वीकार करना होता है। तो हम जल्दी एक बिल लेके इस प्रकार का लेके आ रहे कि भाई 10% से ज्यादा कोई भी किसी समय भी फीस नहीं बढ़ा सकता, उस पर रोक लगाए। दूसरा, मेरे पास अभिभावकों की शिकायत आई थी कि कुछ इस प्रकार की बुक्स लगा देते हैं जो बहुत महंगी है, जिनका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है, वो इनकी मर्जी की होती है। तो उसके लिए हमने एक आदेश निकाल दिया कि स्कूलों में जो बुक्स लगेगी वो एनसीईआरटी की बुक्स लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी। मैं समझता हूं इससे काफी जो अभिभावक हैं उनको इससे काफी लाभ होगा। लेकिन जहां तक फीस की दूसरी बात और अन्य खर्चों की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था, उसके कारण हुआ। पिछली बार है जो हमारा सरकार का आदेश था वो ट्यूशन फीस का था, लेकिन हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया। हमने रिव्यू पिटीशन दोबारा डाली और दोबारा हाईकोर्ट ने भी जो वही मान लिया था जो हमने कहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए हम थोड़ा मजबूर हैं, लेकिन उसके लिए भी हम नहीं ये व्यवस्था करने जा रहे जो मैंने अभी आपको बताई कि अभी एनसीईआरटी की बुक्स जो है वही पढ़ाई जाएंगी, और दूसरा फीस की एक सीमा है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाई जा सकती। ठीक है मंत्री जी, छोटे स्कूलों को लेकर बड़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र से फीसें नहीं आ पा रही। ऐसे में जितना भी स्टाफ है उनको पूरी सैलरी नहीं मिल रही और उनके सामने भी संकट खड़ा हो गया है। तो इस संकट से उभरने के लिए भी कुछ योजना बनाई गई है क्या? कोई जिला स्तर पर अधिकारियों की कोई टीम बनाई जाएगी जो हर सप्ताह या फोरनाइटली 15 दिन बाद पूरी स्थिति की समीक्षा करे? जिस जिले में कोरोना के मामले ज्यादा हैं उस हिसाब से वहां पर स्कूल खोलने या ना खोलने के फैसले लिए जाएं। इसको लेकर भी आप कुछ एक्शन प्लान में बना रहे हैं? देखिए, पिछली बार जो स्कूल के मालिक थे वो मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए बसें चली नहीं है, तो जो टैक्स लगा वो गलत है, वो माफ होना चाहिए। तो मैंने कहा था उनसे करा देंगे, वो हमने माफ करा दिया। और दूसरा, उन्होंने मेरे से कहा था कि भाई जो बिजली के बिल हैं, जो फिक्स चार्जेस है, उसकी वजह हमारे से वही लिया जाए जो हमने खर्च किया, क्योंकि स्कूल तो बंद रहे। वो भी मैंने उनकी बात मान ली। अभी अगर स्कूल के जो ओनर है वो मुझे मिलते हैं और हम क्या मदद उनकी कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से उनके बारे में विचार करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये उठाया, क्योंकि स्कूलों के बारे में जो इंप्रेशन है वो बड़े स्कूलों का इंप्रेशन है, लेकिन 90% स्कूल छोटे हैं और जिनकी बहुत स्थिति खराब है। लेकिन जब ये सारी जो बात आपने पहले मेरे से पूछी, तो वो लगभग बड़े स्कूलों की है सारी, जो ज्यादा खर्चे की। दूसरी बात है, मेरे पास समय का अभाव है। एक चलते चलते मैं एक अहम मुद्दा जरूर और पूछना चाहूंगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी एक बड़ा मुद्दा बन गया है हरियाणा में। प्राइवेट स्कूल इस बात को लेकर खफा है। क्या कोई रास्ता निकालेगी आपकी सरकार, आपका विभाग इस मामले में? मैं अंतिम सवाल ये आपसे ले रहा हूं। नहीं, एसएलसी के बारे में जिस प्रकार की खबर छपी उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने ये तो कहा है कि कोई भी बच्चा राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत हमारे यहाँ आके एडमिशन ले सकता है, लेकिन एसएलसी तो उसको लेके ही आनी पड़ेगी। एसएलसी के बारे में कोई छूट सरकार ने नहीं दी, एसएलसी उसको लेके आनी पड़ेगी, लेकिन एडमिशन वो ले सकता है। अगर एसएलसी के मामले में उसके साथ कोई अन्याय होता है तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी से मिल सकता है, हम निश्चित तौर से उसमें हस्तक्षेप करेंगे अगर कोई स्कूल अन्याय करता है तो। लेकिन एसएलसी 134A की भी जो पेमेंट्स थी उसको लेकर भी स्कूल परेशान है। वो ये दावा कर रहे हैं कि पूरे पैसे नहीं आए अब तक। मेरा ख्याल का मैक्सिमम पैसा हमने दे दिया। और ये अभी मेरे से स्कूल की जो प्राइवेट स्कूलों की यूनियन थी वो मुझे मिली थी, और मैंने उनसे कहा भी था कि जो जहां इस प्रकार की स्थिति है, कुछ स्कूल ऐसे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ जिले, 1 जिला 2 जिला ऐसे हैं जहां 134A के पैसे रुके हुए हैं।
तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे सूची दे दो, मैं पता करा लूंगा, और अगर कहीं इस प्रकार की है तो निश्चित तौर से पेमेंट करेंगे 134 की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जहां भी रुकी है तो निश्चित तौर से पेमेंट हम। चलिए, बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी, आपने समय निकाला और आप जनतंत्र टीवी के साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू मोनिका। शुक्रिया आपका आशीष। और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जनता के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।